नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जाने माने संगीतकार और शो अरेंजर, शोमैन अबू मलिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते जी, और बहुत शुक्रिया कि न्यूज मेकर ने मुझे बुलाया जी। एक छोटी सी हस्ती हूँ स्टेज की और मौका मिला आपके सामने बात करने। इंदौर आपका आना बार बार हो रहा है, 3 साल से लगातार आप इंदौर आ रहे हैं पंखेड़ा की प्रस्तुति में। इतने कलाकारों को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, करिश्मा कपूर से लेकर रवीना टंडन तक बहुत सारे कलाकारों को आप ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे करते हैं और इंदौर से क्या मोहब्बत है आपकी? भाई बेसिकली शुरू तो ये हुआ जीतू भाई सोनी की तरफ से कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप अपने क्रिएटिव, वो मुझे पहले देखा करते थे मेरे ऑफिस में काम करते हुए कलाकारों के साथ, तो उन्होंने कहा था कि मुझे आप हमारे शो को पूरे टेक ओवर करके उसके अंदर एक बॉलीवुड एलिमेंट ब्यूटीफुली प्रेजेंट करिए। तो उस मौके को मद्देनजर रखते हुए मैंने पहला उनके साथ शो किया, जिसमें हम 10 कलाकार लेके आए थे। बहुत सारे कलाकार थे उसमें, और ये इस वक्त ऐसा था कि वो ट्रेन किए गए थे सब कलाकार। एक एक एक्ट बनाया गया था उनके लिए, स्पेशली डांसर्स कोरियोग्राफी थी। मतलब ऐसा नहीं कि हाथ हिला के चले गए। ये एकमात्र गरबा है जहां ट्रेडिशनल गरबे होते हैं, जहां नियम कानून का पालन होता है, जहां फिल्मी बॉलीवुड पना कम है और आस्था ज्यादा है। ये कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा। कहीं भी मैंने नहीं देखा गरबा। गरबा बेसिकली बॉम्बे में 2 घंटे के लिए होता है, जहाँ एक सिंगर आके बैंड के सामने बजा के वो गाने गा के बॉलीवुड के ठुमके ये वो के खत्म हो जाता है। मगर यहाँ हमारे यहाँ 6 घंटे गरबा चलता है, और उस बीच में कल्चरल, रिलीजियस एंड बॉलीवुड हिस्टोरिकल म्यूजिक, कल्चरल म्यूजिक और आर्टिस्टों के प्रोग्राम, बॉलीवुड की भी एंट्री होती है, जिसमें कमर्शियल गाने भी होते हैं थोड़े से, मगर एक छोटा हिस्सा होता है। मतलब 6 घंटे में आधे घंटे का या पौने घंटे का हिस्सा बॉलीवुड की तरफ जाता है, बाकी के 5 घंटे इट गोज टुवर्ड्स कल्चरल एंड गरबा। आपने फराह खान को सिखाया है, आपने गणेश को सिखाया, इतने लोगों को कोरियोग्राफी आपने सिखाई, जिन्होंने आपके परचम तले कहना चाहिए सीखा है, काम किया है। इतने बड़े बड़े कलाकारों को देने के बाद, उनको मौका देने के बाद, अब आपको क्या लगता है, क्या नए लोग ठीक ठाक आ रहे हैं? बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे। इनफैक्ट जो टेलीविजन ने जो नए नए शोज, टैलेंट हंट शुरू किए हैं जी, उससे तो एक खजाना हिंदुस्तान के टैलेंट का खुल चुका है। और ऐसे ऐसे बेहतरीन बच्चे आते हैं परफॉर्म करने मेरे टेबल पे, मेरे ऑफिस के अंदर, के देख के दंग हो जाते हैं उनकी उम्र और उनका परफॉर्मेंस और उनकी कलाकारी। बस इतना कह सकता हूँ कि हमारे देश में जो टैलेंट है शायद ही दुनिया में कहीं हो। ब्यूटीफुल टैलेंट। सरदार मलिक साहब के आप साहबजादे हैं, अनु मलिक आपके भाई हैं, हसरत जयपुरी आपके मामा थे। तो इतने सारे परिवार में जहाँ कलाकार ही कलाकार हैं, आप अपने आप को कैसे अलग पाते हैं उन सबसे? मैं अलग नहीं पाता उनसे। जो जुनून उनको म्यूजिक का है, गाने बनाने का है, वो मुझमें भी है। आप भी गाने लिखते हैं? गाने बहुत बनाता हूँ। अच्छा। अभी भी गाने बना देता हूँ, नए नए गाने बना देता हूँ। नए नए पोइट्स आते हैं तो उनके सामने साथ में बैठ के गाने बना देते हैं। तो आई थिंक गाना बनाना तो हमारे ब्लड में ही है। मैंने पिक्चरें भी की है कि अमेरिकन ब्लेंड, ब्रह्मा कुमारी इसके लिए एक रिकॉर्ड बनाया है, और फिर आश्क, आहें, निगाहें, इरशाद इरशाद गजल्स के एल्बम में जो मैंने गाए हैं। और ऐसे मैंने म्यूजिक में काम किया है, मगर मेरी रुचि ऑलवेज स्टेज की तरफ ज्यादा रही है, क्योंकि बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट मेरे सामने आए। हाँ। और मुझे ऐसा लगा ऑडियंस डिजर्व्स टू सी ऑल दिस आर्टिस्ट। आप 1976 से शो कर रहे हैं और 3000 से ज्यादा स्टेज शो आप कर चुके हैं। हाँ। मतलब करीब 10 साल, 8 से 10 साल की जिंदगी आपने स्टेज पर बिता दी। हाँ। शो करके। तो आगे कब तक आप स्टेज करते रहेंगे या फिल्मों की ओर आएंगे? नहीं, कभी नहीं आऊंगा। मुझे स्टेज का, फिल्मों का काम तो अन्नू करता है, और मेरा छोटा भाई डब्बू मलिक भी है, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर है। वो फिल्मों में सलमान खान के साथ और उनकी अन्य फिल्में की हैं उन्होंने। और मैं चाहता हूँ कि मैं स्टेज पे रहूँ। मुझे स्टेज से जो, जैसे मैं स्टेडियम में जाता हूँ, जो एनर्जी, ऊर्जा आती है उस वक्त, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। कि जब मैं एंटर करता हूँ और मेरे आर्टिस्टों को देखता हूँ, सब तैयार हो रहे हैं सब, और जो राइट ऑडियंस का रिएक्शन मुझे उसी वक्त मिल जाता है, वो शायद कंपेरेबल नहीं है किसी चीज के साथ। आपने गाने भी गाए? बहुत सारे गाने गाए। स्टेज पर भी गाए? स्टेज पे भी बहुत गाता हूँ। इस वक्त मैं एक मिशमैश लेके आया हूँ, मतलब खिचड़ी बना के लेके आया था 100 गानों की। मैं एक दिन बैठा था और मैं कहा जो गाने मेरे दिमाग में आते हैं वो मैं लिख लेता हूँ।
अच्छा। तो उसमें तो मैंने लिखना शुरू किया क्या गाने मुझे पसंद हैं। हाँ। तो मैंने 100-150 गानों की लिस्ट बना दी। तो मैंने बोला ये गाने इस वक्त इंदौर में किसी तरह से भी 10-15 मिनट में 100 गाने गा देंगे। मतलब एक खिचड़ी बना के एक लाइन 2-2 लाइन, और पब्लिक के साथ, नो म्यूजिक, नो रिदम, नथिंग, जस्ट द ऑडियंस एंड मी। तो वो मैं कोशिश करूंगा इस बार करने की ऑडियंस के साथ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अभी आपने मैनहट्टन में इंडिया शो किया, उसके क्या अनुभव रहे, कौन कौन थे उसमें कलाकार? फिलहाल ये इंडिया डे परेड होती है, बहुत ही बड़ी परेड होती है, मैनहट्टन की सबसे बड़ी। वो सेलिब्रेट करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस डे। 2.5 लाख आदमी आता है वहां देखने के लिए। इस वक्त सैफ अली खान ग्रैंड मार्शल थे, साथ में करीना कपूर भी गई थी। हाँ। और हम सब वहां रहे थे 4-5 दिन। और जो एक्सपीरियंस था वो देख के हमारे भाई और बहनों को, वहाँ इंडियंस को जो इतनी तादाद में जमा हुए थे, वो एक मैजिकल एक्सपीरियंस था, बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस। स्टेज शो पे आपने ध्यान दिया, आपकी इवेंट कंपनी भी है, आपने फिल्म कंपनी बनाने के लिए सोचे कि आप फिल्में प्रोड्यूस करें, फिल्म बनाएं? नहीं, मैंने एक फिल्म बनाई थी जोरदार। अच्छा। गोविंदा आदित्य पंचोली, नीलम मंदाकिनी को लेके। जी जी। तो उस वक्त जिस तरह की मुसीबतें मुझे फेस करनी पड़ी थी, गोविंदा के कारण शायद? नहीं, हर तरह की। मैं यंग लड़का, आई वॉज अबाउट 28-29 एट दैट टाइम, एंड उस वक्त मैंने फैसला किया था या तो मैं खुद डायरेक्ट करूंगा या मेरा बेटा कोई हीरो होगा। तो मेरा बेटा आया हुआ है आदर मलिक, जो ट्रेन्ड एक्टर है और कॉमेडी स्टोर में बहुत परफॉर्म करता है। स्टैंड अप कॉमेडीज जो होते हैं कि कॉमेडी स्टोर है वर्ल्ड ओवर, लंदन में भी है, वहाँ लंदन में परफॉर्म करता है, इंडिया में बॉम्बे में परफॉर्म करता है। वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट होते हैं उनके, बट इज अ वेरी गुड लुकिंग एंड टैलेंटेड यंग बॉय। उन्होंने एक पिक्चर की अंडर द सेम सन कनाडा प्रोडक्शंस के लिए, अंडर द सेम सन। मित्रा सेन इज द डायरेक्टर। अच्छा। वो फिल्म फेस्टिवल सर्किट में शुरू हो गई है चलना। ही इज जस्ट 23-24 इयर्स ओल्ड एंड आई होप इफ ही मेक्स इट दैट। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए क्यों चुना आपने उन्हें, या उनकी पसंद है? उनकी पसंद है, उनकी पसंद। उन्होंने उसी में एक्टिंग करते, स्टेज पे बहुत सारे प्लेस करते हैं जिसमें सोबर रोल्स होते हैं, और रात को जाके वो स्टैंड अप कॉमेडी, जो स्टैंड अप कॉमेडी में खास बात ये होती है कि खुद लिखना पड़ता है। हाँ हाँ। हर चीज खुद लिखनी पड़ती है, आप किसी का चुराया हुआ मटेरियल नहीं कर सकते। तो मटेरियल और लोग जो हंसते हैं उसको वो परफॉर्म जब करते हैं, देखने में गुड लुकिंग नॉर्मल यंग बॉय है। पापा डीजे कैसे लगते हैं आपको स्टैंड अप कॉमेडी में? हाँ, फेमस गाय। आपको अच्छे लगते हैं? भारत में से और कोई कलाकार है क्या स्टैंड अप कॉमेडी में? बहुत सारे हैं। राजू श्रीवास्तव को आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छे हैं, मगर वो हिंदी का जी, ये सब इंग्लिश में करते हैं। अच्छा। ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है, हिंदी में कोई भविष्य है क्या स्टैंड अप कॉमेडी का? बहुत भविष्य। पीपल लव। सुनील पाल आए थे जी परसों जी, तो आप देखे तो ऑडियंस, इतनी ऑडियंस थी उनको देखने के लिए, और जिस वजह से उन्होंने देखा है वाज अनबिलीवेबल। आप म्यूजिक देते हैं, आपकी इवेंट कंपनी है, पूरी दुनिया में आप कलाकारों को ले जाते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, बहुत लाखों लोग आते हैं उनमें, फिर एकाएक ब्रह्मा कुमारी इससे कैसे जुड़ गए? चांद मिश्रा जी जो प्रियंका चोपड़ा के सेक्रेटरी हैं जी, पहले पहले रवीना की जगह सेक्रेटरी थे, वो ब्रह्मा कुमारी के बहुत अच्छे, मतलब इन देयर कमिटी में काफी कुछ काम करते हैं। वो आए थे मेरे पास प्रपोजल लेके कि मुझे मॉडर्न टाइप की भजनें चाहिए, जिसमें रिदम हो, ये हो। तो मैंने फिर उनके लिए 8-10 गाने बनाए थे जो कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण आदि सिंगर्स ने गाए थे। बहुत अच्छे गाने बने थे, एंड दे वर फॉर ओनली ब्रह्मा कुमारी। सोनू निगम ने आपके लिए गाया है, आप उनको आगे बढ़ाने वाले लोगों में एक हैं, अभिजीत को आगे बढ़ाने वालों में आप हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकारों को आपने आगे बढ़ाया। कभी लगता है आपको कि वो आपको पूरा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कि आई थिंक उनका जो आगे बढ़ाने के बाद उनका टैलेंट ही ऐसा था। जब वो आए थे, एंटर किए थे, जब उनका टैलेंट देखा मैंने, और उनको स्टेज शोज पे हमने बोला कि हमारे साथ स्टेज शोज करिए। वो स्टेज शोज में ये चाहता था कि ऑडियंस देखे ऐसे कलाकारों को, और वो तो फिर उनका कला ही, उनकी मेहनत ही उनको जहां लेके गई है। अगर वो मेहनत नहीं करते तो शायद इतना ऊंचाइयों पे पहुंचते नहीं। आज भी हमारी दोस्ती सबके साथ है, और शोज जब होते हैं हम जाते हैं शोज करने के लिए। और आई डोंट थिंक कि उनके लिए किसी के प्रति डिसरिस्पेक्ट है। दे आर टैलेंटेड यंग मैन एंड वी रिस्पेक्ट द टैलेंट। बहुत प्रयोग करते रहते हैं सोनू निगम, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं गाने के साथ, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनके पास तो खजाना, क्योंकि वो अपने जब वो उनके स्टेज शोज तो वर्थ वॉचिंग है। जब वो स्टेज शो करते हैं, अभी अमेरिका में उनके स्टेज शोज हुए हैं, एंड दे वर रिमार्केबली सक्सेसफुल। एक शो फुल था, 16-17 शोज किए उन्होंने, एक शो फुल था ऑल ओवर अमेरिका।
लोग कहते हैं कि ये कलाकार फिल्मों से जितना नहीं कमाते उससे ज्यादा स्टेज शो से कमाते हैं, ऐसा है क्या? जो सिंगर्स हैं जी, तो ये सही कहा है कि स्टेज शोज में उनकी इनकम बहुत होती है। वो डॉलर उनको ज्यादा प्रिय है या रुपया? आजकल तो डॉलर जो आता है वो भी रुपए के फॉर्म में इंडिया आता है, और वो बेसिकली इंडिया में भी उतना ही चार्ज करते हैं जितना अमेरिका में चार्ज करते हैं। ऐसा कोई अंतर नहीं है? कोई अंतर नहीं। आज पहले एक जमाने में टैक्स फ्री हुआ करता था इंटरनल, अभी नहीं है। और उनका इंडिया में भी पेमेंट इतनी बड़ी है जितनी अमेरिका में। आपने किस तरह के शो किए, आपके बारे में बताइए। 3000 से ज्यादा शो आप कर चुके हैं, 1976 से आप स्टेज शो कर रहे हैं, आपकी अपनी इवेंट कंपनी है, और क्या क्या करते हैं आप? मैं बस स्टेज शोज पे शुरू हुए थे। मैं बेसिकली अच्छे शोज करना आर्टिस्टों के साथ अराउंड 81, जब पहली बार शोज में बड़े बड़े स्टार्स लाइक राजकुमार साहब एंड राजकुमार साहब, हेमा मालिनी, मिठुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, जीनत अमान, इन सब के साथ 81-82 में शुरू हुए थे शोज। तब टेलीविजन का एडवेंट इंडिया में हो चुका था, थोड़ा डाउनफॉल था, तो स्टेज शोज हमने शुरू कर दिए थे करना। तो सब आर्टिस्ट आते थे और धीरे धीरे वो बिजनेस बढ़ता गया। आर्टिस्टों को लेके पूरी दुनिया में घुमाना शुरू कर दिया। कोई ऐसी सिटी नहीं है दुनिया की जहां हम आर्टिस्टों को लेके नहीं गए। कितने देशों में आप शो कर चुके होंगे? आप नेम करिए, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, चाइना, जापान, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, कोई ऐसा स्टेट नहीं है वर्ल्ड। चाइना में भी शो किया? चाइना में भी, जापान में भी। शो में देखने सुनने कौन लोग आते थे? इंडियंस आते हैं जी, इंडियन भी आते हैं, वेस्टर्नर्स भी आते हैं। और जापान में तो आप सोचिए ना, जापान में कितने लोग, जापान जैसी सिटी में मैंने शिल्पा शेट्टी, फिर रवीना टंडन, बहुत सारे कलाकारों को लेके गया मैं जापान, और लोग आए देखने के लिए। आपका फेवरेट, आपका प्रिय म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैंने आंसर किया। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हर म्यूजिक डायरेक्टर ने बॉलीवुड के हैज कंट्रीब्यूटेड इन देयर पीरियड ऑफ टाइम ब्यूटीफुल म्यूजिक। आप किसी को भी ले लीजिए, फ्रॉम सज्जाद टू सलील चौधरी टू मदन मोहन टू बप्पी हिलेरी, अन्नू मलिक, सरदार मलिक, एंड जो भी म्यूजिक डायरेक्टर है, आप लक्ष्मीकांत प्यारलाल, आर.डी. बर्मन एंड अन्य जो संगीतकार है। एक बात जो कही जाती है अपने यहाँ कि हमारे कई कलाकार, कई म्यूजिक डायरेक्टर, बप्पी लहरी पर आरोप लगे, अनु मलिक पर आरोप लगा कि वो विदेशी धुनें चुरा लेते हैं या इंस्पायर होते हैं। ये क्या बात है? वो करते हैं, इंस्पायर होते हैं, संगीत सुनते हैं, उनको ऐसी कोई ट्यून नजर आती है, विदेशी ट्यून, जो उनको ऐसा लगता है कि अभी प्रीतम पे भी कई ऐसे आरोप है कि वो स्पेनिश या कुछ अन्य गीत बाहर के बिल्कुल बना देते हैं वैसे के वैसे ही। तो बेसिकली आई थिंक दे गेट इंस्पायर्ड, दे फील कि ये जो ट्यून है इंडिया में हमारे धुनों के साथ मैच, उसको चेंजेस करते हैं और वो गाने बना देते हैं, गाने चल जाते हैं। मगर हर वक्त तो ऐसा नहीं होता, ज्यादातर को टैलेंटेड तो लोग हैं ही ये, मगर कुछ ना कुछ गाने इंस्पायर होकर चल ले लेते हैं। या ये संयोग भी हो सकता है कि उनके दिमाग में वो धुन आई और दूसरे के दिमाग में, ऐसा भी हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल गाना वो दिखाने की चीज हो गई है, सुनने की चीज नहीं हो गई। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? बहुत कुछ। Yes. मतलब जितना आप अच्छा प्रदर्शित करेंगे, मंच पे शो करेंगे, डांस करेंगे, तो गाने का महत्व बढ़ जाता है। लता मंगेशकर अगर आज की तारीख में स्टेज शो करेंगे तो कामयाब नहीं होगा? नहीं, बहुत कामयाब होगा, कामयाब होगा। मगर क्या जो आप कह रहे हो, वो मैं आई एग्री विद यू कि वो दिखावा की चीज है, मगर वो शॉर्ट लाइफ भी बहुत हो जाती है। आजकल ऑडियंस बड़ी इम्पेशेंट है जी। आज देखा, 4 दिन देखा, अब उसको नई चीज चाहिए। फिल्मों की जिंदगी भी कम हो गई। पहले फिल्म 6-6 महीने, साल भर चलती थी, अब 2 हफ्ते, 1 हफ्ते में फिल्म। मगर वो पैसे भी 1 महीने में करोड़ों कमा के बस खत्म। वो जो अभी आज तक हम वो पिक्चर चल रही है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मराठा मंदिर में 1000वां हफ्ता है शायद जी, 1000th वीक, वो आई डोंट थिंक वो इरा शायद फिर आएगा कोई फिल्मों का। आपके प्रिय गायक कौन है? आपने संगीतकारों के बारे में तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, और वो बात सही भी है कि हर एक का अपना इरा है। सज्जाद ने अपने वक्त में अच्छा काम किया। आपके प्रिय कौन है कलाकार में? अब आप कहेंगे कि हर विधा में अपने नहीं, क्या एक्चुअली अगर जैसे देखा जाए ना कि फैन फॉलोइंग किसी सिंगर का हो, ऐसा है ही नहीं। मेरे में तो नहीं है। मुझे गाना पसंद आता है, और गाना जब अच्छा लिखा हुआ हो, अच्छा बना हुआ हो, धुन अच्छी हो, और गायक ने गाया हो,
तो ऐसे आप देखिए ना क्या, मगर हाँ अगर गौर से आप देखिए, मुझे किशोर दा के गाने बड़े पसंद है, अच्छा, रफी साहब के गाने बहुत पसंद है जी। और यंग सिंगर्स में सभी कलाकार बहुत अच्छे हैं, सोनू निगम के और जो अभी जो नए अभी तो कैसे नाम नए नाम है जो शायद आपको भी और मुझे भी याद नहीं, मगर उनके गाने कमाल के हैं। तो उनके तो जैसे उनका आजकल तो म्यूजिक डायरेक्टर्स किसी को भी गाना। सबसे खराब म्यूजिक डायरेक्टर कौन है आपकी राय में? आपको जो बिल्कुल पसंद नहीं, जो आप कहें कि ये बकवास, ऐसा कोई है क्या? ऐसा नहीं लगता। नहीं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते कि क्यों बनाए गए हैं। हाँ। ऐसे गाने होते हैं, ये क्यों बनाए गए थे, ऐसे सोचते मैं पता नहीं चलता किसने बनाए और क्यों बनाए हैं। टीवी शो जो इतने हो रहे हैं, क्या इससे वाकई नए कलाकार आ रहे हैं? अब एसएमएस से आप किसी का चयन करें कि सबसे ज्यादा एसएमएस आने वाले विजेता हुए, तो आम आदमी को क्या समझ है गाने की, या मैं कैसे चयन करके भेज दूं, या वो उसमें फिर जाति आ गई, पंजाबी कलाकार, गोवा का कलाकार, असमिया, और वो अपील करते हैं अपनी अपनी भाषा में कि मुझे वोट दीजिए, मैं सिंगिंग टैलेंट हूं। तो ये अच्छा है क्या ये संगीत के लिए? नहीं, ये तो उन्होंने कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लिए और नेचुरली इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स का एक चक्कर है होगा टेलीविजन स्टेशन का जी। मगर कलाकार जरूर आए हैं और एक्सपोजर इन कलाकारों को ऑडियंस से मिली है, लोगों ने इनको बहुत सराहा भी है, ऑडियंस ने लाइक भी बहुत किया है। अगर इनमें आगे ताकत और टैलेंट होगा तो ये चलेंगे, नहीं तो शायद उसी लेवल पे रह के खत्म हो जाएंगे। चलते चलते का आखिरी सलाह आप क्या देना चाहेंगे हमारे इंदौर के नए कलाकारों को, स्टेज पे आने वाले कलाकारों को? क्या सलाह आप देंगे? मैं तो सलाह दूंगा कि अगर इंडियन म्यूजिक में आपको स्टेप लेना और आगे बढ़ना है तो क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग आपको बहुत ज़रूरी है। और कंपटीशन बहुत सीवियर है क्योंकि बच्चे बहुत टैलेंटेड और बहुत क्लासिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं बॉम्बे में, और बॉम्बे इज़ द फील्ड वेयर अगर आप टैलेंट और सिंगिंग करना चाहते हैं तो बेसिकली वहाँ आके भी आपको रहना भी पड़ेगा, क्योंकि वो एक मेन जंक्शन बन चुका है फॉर एवरी आर्टिस्ट टू कम। और बिना सीखे हुए अगर आप सोचें कि आप बहुत बड़े कलाकार बन जाएंगे इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक सिंगिंग कैन बी टॉट, इट हैज टू बी इनबॉर्न फर्स्ट एंड देन यू हैव टू चैनलाइज थ्रू अ गुड टीचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबू मलिक जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बहुत सारी बातें शेयर की, हम नए कलाकारों को आपने मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।